गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे गौड़ जनजाति की। हमने शारीरिक विशेषताओं की बात की थी, आवास की, वस्त्र आभूषण की, औजार उपकरण की और सामाजिक व्यवस्था की, उसमें बात की थी। सामाजिक व्यवस्था हमारा चल रहा था, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि भारत में पाई जाने वाली गौड़ जनजाति के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें आपको उनका सामाजिक आर्थिक सभी जीवन का क्या करना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है। सामाजिक जीवन, जो चीज़ें उनके समाज से संबंधित होती हैं। आर्थिक जीवन कि किस प्रकार से वो अपना जीवन का निर्वहन करते हैं, कि पैसा किस प्रकार से कमाते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं या शिकार करते हैं, मछली पालन करते हैं, या कह सकते हैं कि वो अपने जीवन को किस प्रकार से सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो उनके सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पाई जाने वाली गौड़ जनजाति की सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। या इनमें से कोई टॉपिक दे देते हैं कि उनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें, या उनके आर्थिक जीवन का, सामाजिक जीवन का और शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करें। लेकिन आपको लिखने ये सारे पॉइंट हैं, क्योंकि जो गौड़ है वो इन सभी विशेषताओं को समाहित किए हुए हैं और इन सभी विशेषताओं का आपको उसमें वर्णन करना है। सामाजिक आर्थिक अगर किसी भी चीज़ की हम बात करें तो इन सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। बात करेंगे हम किसकी, सामाजिक व्यवस्था की। हमारा ये चल रहा था, आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। बात चल रहा है हमारा सामाजिक व्यवस्था। देखिए क्या होता है सामाजिक व्यवस्था, कि समाज का ढांचा किस प्रकार का है, समाज की व्यवस्था किस प्रकार की है। कि समाज की व्यवस्था देखिए, पितृ प्रधान समाज पाया जाता है। मुखिया कौन होता है, पिता होता है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो भूमि या संपत्ति होती है उसका बंटवारा उसके पुत्रों में कर दिया जाता है। पुत्री को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। ये उसका कारण भी है कि गवर्नमेंट ने कर दिया हो कि पुत्री को भी संपत्ति का अधिकार है, लेकिन अभी किस में चल रहा है, ये जनजातियों में चल रहा है। तो इनको किसी भी प्रकार की संपत्ति का अधिकार पुत्री को प्राप्त नहीं है। बात करते हैं कि यदि लड़की को अपनी मनपसंद लड़के से शादी करनी होती है तो लड़की के घर लड़की को 4 या 5 वर्ष के लिए रहना पड़ता है। उसके उपरांत जब लड़का लड़की के घर रहता है तो उसको सभी कृषि कार्य करने पड़ते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, उनका विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ जो गौड़ जनजाति है इसमें विवाह के भी अनेक प्रकार पाए जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, इनमें एक जो सेवा विवाह होता है उसको पैठू पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें सेवा विवाह है, इनके यहाँ सेवा विवाह है, विधवा विवाह है, हरण विवाह है और विनिमय विवाह है। विनिमय आपस में अदला बदली, विनिमय विवाह है और इसके अलावा मकली विवाह है। बहुत सारे क्या होते हैं, विवाह के प्रकार माने जाते हैं और इसमें से किसी भी प्रकार से वह विवाह कर सकता है। विवाह का एक रूप सेवा द्वारा पत्नी का प्राप्त होना भी है, जिसको गौड़ अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लमसेना, लमना और लमझाना। सेवा द्वारा पत्नी को प्राप्त करना, लमसेना, लमना और तीसरा नाम क्या था, लमझाना। ये उस नाम से गौड़ों की भाषा में उसको संबोधित किया जाता है। इसमें क्या होता है, गौड़ अपनी भाषा में सेवा द्वारा पत्नी को प्राप्त करना, इस प्रकार की जो पद्धति चलती है उनको ये लोग अपनी भाषा में किस नाम से, लमसेना, लमना या लमझाना के नाम से जानते हैं। विवाह, इसमें एक चीज़ और होती है कि भूमि संबंधी इनके उत्तराधिकार के जो नियम हैं वो अस्पष्ट है। भूमि संबंधी इनके उत्तराधिकार के जो नियम हैं उनके बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। और दूसरा, जो गौड़ जनजाति है उसमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार, पूरा जो परिवार होता है वो सभी एक साथ रहते हैं और परिवार की जो एक इकाई होती है उसको भाई बंध के नाम से जानते हैं। परिवार की जो एक इकाई होती है उसको किस नाम से जानते हैं,
भाई बंध के नाम से उसको जाना जाता है। इनमें विवाह के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, जिसका रीज़न ये रहता है कि अलग अलग प्रकार से इनके विवाह की प्रथाएं प्रचलित हैं। परिवार की जो एक इकाई होती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं भाई बंध के नाम से, उसको जानते हैं भाई बंध के नाम से। ये लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि लड़का लड़की के घर जाके रहता है और कुछ वर्ष बाद क्या कर देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़का जो है लड़की के घर ही रहना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे जो लड़के होते हैं उनको चरघिया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऐसे जो लड़के होते हैं उनको चरघिया कहा जाता है कि ऐसे लड़के जो अपने ससुराल में ही रहते हैं, वर्तमान समय के जो घर जमाई होते हैं, वही लैंग्वेज हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे लड़के जो अपनी ससुराल में ही रहते हैं, ऐसे जो लड़के होते हैं उनको चरघिया के नाम से जाना जाता है। और गौड़ जो जनजाति है इसमें विवाह का एक प्रकार और पाया जाता है जिसको अनियमित विवाह कहा जाता है, और गौड़ों की भाषा में उसको पैठू विवाह बोला जाता है। गौड़ की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? पैठू विवाह बोलेंगे। एक अनियमित विवाह है, और जो गौड़ हैं वो अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? उसको पैठू बोलते हैं, वो पैठू विवाह बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इनके जनजाति में एक परंपरा पाई जाती है कि जब ये लोग शादी करते हैं या किसी प्रकार के उत्सव का आयोजन करते हैं, शादी का उत्सव या का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, या तो किसी जल के स्रोत के पास जाते हैं या आम के वृक्ष के पास जाते हैं। वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, उस उत्सव का आयोजन करते हैं। और एक रामधुन होती है, रामधुन, उस रामधुन का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है या इन लोगों का ऐसा अनुमान है कि रामधुन जो है उसके कारण इनके जितने भी अपकर्त्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनके द्वारा जो भी गलत कार्य किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अंधविश्वास से भी हैं। दूसरा ये रहता है कि जो यह जनजाति है उनमें एक परंपरा पाई जाती है कि विवाह विच्छेद इन लोगों में पाया जाता है। विवाह विच्छेद का जो अधिकार होता है वह मात्र पुरुष को प्राप्त होता है, और जो बच्चे होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है, पुरुष का अधिकार होता है, पत्नी का अधिकार उस पर नहीं होता है। इन लोगों की नाच गान के प्रति विशेष रुचि रहती है, और ये लोग वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, और स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो दोनों साथ में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इस प्रकार जो गौड़ हैं उनके गांव में 3 सामाजिक संस्थाएं या सामुदायिक संस्थाएं होती हैं। उन सामुदायिक संस्थाओं का नाम है, सामुदायिक संस्थाएं पाई जाती हैं, सामुदायिक संस्थाएं। सामुदायिक संस्थाएं हैं, फर्स्ट है बाड़ा, दूसरा है गोरी और तीसरा है गोतुल। क्या होता है, बाड़ा, गोरी और गोतुल। उससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ, आपके गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, कल भी बताए थे मैंने, पटेल बोलते हैं। और पटेल का दूसरा नाम क्या है, मुखादम। पटेल का दूसरा नाम मुखादम। गांव का जो चौकीदार होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। गांव में एक पुजारी होता है उसको बोलते हैं, पुजारी को क्या बोलते हैं, देवार। गांव का मुखिया पटेल, मुखादम। गांव का जो चौकीदार होता है उसको क्या बोलते हैं, कोतवाल। और गांव में एक पुजारी होता है, पुजारी को बोलते हैं देवार। छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बेटा कई बार कि गौड़ जो जनजाति है उसमें गांव के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे, देवार के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, मुखिया को पटेल के नाम से, और जो चौकीदार होता है उसको कोतवाल के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 सामुदायिक संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है बाड़ा, दूसरा है गोरी, तीसरा है गोतुल। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि गोतुल क्या है, मैं बताऊंगी अभी क्या है गोतुल। तो फर्स्ट हमने बात करी बाड़ा। जो बाड़ा होता है वो क्या होता है, गांव का जो मुखिया होता है या गांव का जो पटेल होता है उसका क्या होता है, या उसको हम बोलते हैं मालगुजार। उसका क्या होता है, वह घर होता है। जो बाड़ा होता है वो क्या होता है, पटेल का घर होता है, और वह अधिकांशतः क्या होता है, गांव के मध्य में ही स्थित होती है।
जो गांव पटेल का जो घर होता है गांव के मध्य में स्थित होता है और यहाँ पर गांव के जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, उन सभी का संचालन कहाँ होगा? इस पटेल के घर। और इस घर को नाम क्या देंगे? बाड़ा। सही है, पटेल के घर को हम क्या कहेंगे? बाड़ा। तो जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, वो कहाँ संचालित होती हैं? इस बाड़े में ही संचालित होती हैं। और बाड़ा होता क्या है? पटेल का घर। गांव के अन्य घरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है, अधिक सुंदर होता है, अधिक भव्य होता है और कई बार तो यह 2 या 3 मंजिला भी पाया जाता है। समय समय पर गांव के बड़े बुजुर्ग आते हैं और गांव की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं का समाधान कहाँ करते हैं? इसी बाड़े में करते हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस गांव में गुरी नहीं होते, ये आगे वाला पोर्शन कम्युनिटी हॉल होता है, ये जिस गांव में गुरी नहीं होते वहाँ जो भी सरकारी व्यक्ति आते हैं वो ठहरते भी कहाँ हैं? इसी बाड़े में। ठीक है। जिस गांव में गुरी नहीं होता, गुरी होता है कम्युनिटी हॉल, कि जिस गांव में गुरी नहीं होता तो गांव के बाहर से कोई सरकारी अधिकारी आता है या यात्री आते हैं तो वो सब कहीं कहाँ पर रुकते हैं? इसी बाड़ा में रुकते हैं। सेकंड क्या है हमारी? गुरी। गुरी क्या है? कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सा हॉल होता क्या है? कम्युनिटी हॉल इसको हम बोलते हैं। जितनी गांव की संख्या होती है उसी अकॉर्डिंग इसका आकार पाया जाता है। गांव की संख्या अधिक है तो बड़ा पाया जाता है, गांव की जनसंख्या कम है तो इसका आकार छोटा पाया जाता है। इसका जो निर्माण किया जाता है वो गांव के सभी सामूहिक, गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सामूहिक रूप से इसका क्या करवाते हैं? निर्माण कराते हैं। और समय समय पर मनोरंजन संबंधी जितनी भी गतिविधियां की जाती हैं वो सब कहाँ की जाती हैं? इसी गुरी में की जाती हैं। कि गांव में जो भी मनोरंजन के कार्य किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? इसी गुरी में किए जाते हैं। बाड़ा होता है, क्या होता है? जमींदार का घर, या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? पटेल का घर। जितने भी कार्य होते हैं मनोरंजन संबंधित, सामाजिक और आर्थिक कार्य, वो सब कहाँ किए जाते हैं? इसी बाड़ा में किए जाते हैं। बाहर से कोई यात्री आता है या सरकारी अधिकारी आता है वो भी कहाँ रुकता है? यहीं रुकता है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो गांव की समस्याओं का समाधान कहीं का कहाँ करते हैं? इसी बाड़े में करते हैं। और जिस गांव में गुरी नहीं होता उसका कार्य भी कहाँ किया जाता है? इस बाड़े में किया जाता है। सेकंड है गुरी कम्युनिटी हॉल होता है, गांव की जनसंख्या के आधार पर इसका आकार निर्धारित होता है। और दूसरा ये है गुरी का जो निर्माण है गांव के लोग सामूहिक रूप से करवाते हैं। मनोरंजन के जितने भी कार्य होते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? इसी गुरी में किए जाते हैं। थर्ड है क्या है? गोतुल। गोतुल क्या होता है? गोतुल होता है जो गौड़ लोग हैं उसमें जो युवा वर्ग है उसका क्या होता है? युवा ग्रह होता है। क्या होता है? जो गोतुल है वो गोतुल क्या है? युवा ग्रह है। इसमें क्या होते हैं? अविवाहित लड़के लड़कियां रहते हैं, युवक युवतियां रहते हैं और अलग अलग जनजातियों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है या अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य भारत की अगर बात करें, मुरिया इसे घोटुल कहते हैं। जो मुरिया हैं वो इसको क्या बोलते हैं? घोटुल बोलते हैं। ठीक है। दूसरी हम बात करें, उत्तर प्रदेश में इसको रंगबंग के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? रंगबंग के नाम से। घोटुल कहाँ कहते हैं? घोटुल की हमने बात की थी। घोटुल इसको कहा जाता है कि मध्य भारत में मुरिया जो जनजाति है वो इसको घोटुल के नाम से जानते हैं और उत्तर प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? रंगबंग के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे एक डॉक्टर श्यामचरण दुबे हुए थे, उनका ऐसा मानना था कि इसमें जो युवक युवतियाँ होते हैं वो एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि सामाजिक धरातल पर एक दूसरे से परिचित होते हैं। तो ये क्या था? गोतुल था, जिसको हम बोलते हैं युवा ग्रह। युवक युवतियाँ होते हैं एक दूसरे को कह सकते हैं कि वास्तविक धरातल पर एक दूसरे को समझते हैं। और मध्य भारत में इसको किस नाम से? मोरिया हैं, घोटुल कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में इसको रंगबंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसमें मध्य प्रदेश में जो गौड़ हैं उनमें जो युवक युवतियाँ होती हैं उनको परंपरागत शिक्षा इन्हीं गोतुल में दी जाती है या इन्हीं युवा गृहों में उनको परंपरागत शिक्षा दी जाती है। और दूसरा इसमें बात आई कि
जो गांव होते हैं उसके अविवाहित नवयुवक होते हैं वो इस घोटुल ग्रह का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? इस घोटुल ग्रह का निर्माण करते हैं। काठ, मिट्टी, तण मतलब घास फूस या तिनके, उसे क्या करते हैं? घोटुल अपने लिंगो देवता का, घोटुल क्या है? एक ग्रह बोल सकते हैं उसको। घोटुल इनका जो लिंगो देवता है उसका वरदान है। इनको जो लिंगो देवता है क्या है? उसका वरदान है। तो हम कह सकते हैं कि जितना अच्छा इसको सजा सकते हैं वो क्या है? इनके लिंगो देवता का वरदान है। इसी कारण ये लोग इस घोटुल का निर्माण करते हैं, अत्यधिक सुसज्जित ढंग से इसका निर्माण करते हैं। बड़े बड़े भवन या बड़ी बड़ी दीवारें उस अकॉर्डिंग अलग अलग छपाई करके इसका क्या करते हैं? घोटुल का निर्माण करते हैं। और जो इनका घोटुल होता है वो लिंगो देवता का वरदान होता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और दूसरा कहते हैं कि जो छप्पर होता है उसका निर्माण किससे करते हैं? मयूर की पूंछ से किया जाता है। और जो द्वार होते हैं उसको लाल सिलियारी जो होती है उसके पुष्पों से निर्मित किया जाता है। और इसका जो अंग रखा होता है, लिंगो देवता एक धोती पहनते हैं रेशमी रंगीन रंग की, रेशम की। इनका जो अंग रखा होता है लिंगो देवता का वो क्या होता है? सूर्य की जो किरणें होती हैं उसके समान झिलमिलाता हुआ, चमकता हुआ होता है। साफा होता है, लौकी के जो फूल होते हैं उसके समान होता है। और इस प्रकार से उसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। दूसरा ये बात आती है कि मौर्य लोगों की ऐसी धारणा है कि जो घोटुल है वो क्या है? घोटुल संसार का सबसे बड़ा विभव है या सबसे बड़ा विभव है जो लिंगो देवता ने मानव जाति को क्या दिया है? दान में दिया है। इतना अच्छा इसको सजाते हैं, इतना अच्छे से इसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे किसकी? खान पान और भोजन की। देखिए क्या होता है, एक बार वापस रिपीट कर दूं इसको मोटा मोटा। जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं 3 पार्ट्स में होती हैं, बाड़ा, गोरी और गोतुल। गांव का जो मुख्य होता है पटेल बोलते हैं, चौकीदार को कोतवार बोलते हैं। गांव में एक पंडित होता है, पुजारी होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? देवार के नाम से जाना जाता है। ऐसा लड़का जो अपनी ससुराल में ही रहता है उसको चरघिया कहा जाता है। और बाड़ा जो होता है वो क्या होता है? मुखिया जो पटेल होता है उसका घर होता है। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं वो वहीं पर किए जाते हैं। जिस गांव में गुरी नहीं होता वो सारे कार्य भी कहाँ पर किए जाते हैं? बाड़ा में किए जाते हैं। गोतुल होता है, युवा ग्रह होता है जिसमें युवक युवतियाँ रहते हैं। और घोटुल होता है इनके लिंगो देवता, उसका वरदान होता है। और यहाँ पर एक घर का निर्माण करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य भारत में जो मारिया हैं वो इसको घोटुल बोलते हैं और यूपी में इसको रंगबंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? खान पान और भोजन की। देखिए क्या है कि इन लोगों का जो खान पान है या मुख्य जो भोजन है वो किस प्रकार का है? ये लोग मोटे अनाज खाते हैं। किस प्रकार के अनाज खाते हैं? मोटे अनाजों का सेवन करते हैं ये लोग। चावल है, मोटे अनाज है, उनका उपयोग करते हैं। और अपने प्राकृतिक पर्यावरण में जो भी भोजन के रूप में इनको उपलब्ध होता है, कंदमूल, फल, उन सभी पर ये आश्रित रहते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस है, फेमस क्या है? महुआ। सही है। उस महुआ के ताज़े फल को भी खाते हैं और महुआ को बहुत अधिक मात्रा में ये लोग क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। उसको सुखाकर भी रख लेते हैं ताकि उसको बाद में खाया जा सके। एक महुआ फल है इनके यहाँ, तो उसको बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। उसको सुखा भी लिया जाता है ताकि बाद में भविष्य में उसको क्या किया जा सके? काम में लिया जा सके। आम, आंवला, जामुन इनके भोजन की आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। कंदमूल फल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इनके प्रिय भोजन होते हैं। गोंद होते हैं, फल होते हैं, कंदमूल फल आदि के लिए ये जंगलों में भ्रमण करते रहते हैं, वहाँ से खोज लेते हैं। प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो इनके भोजन में शामिल हैं। जड़ी बूटी हैं, फल फूलों के पास के जो बाजार हैं फल फूलों को बेच के आते हैं और ये लोग क्या करते हैं? जिससे उनको कुछ पैसे प्राप्त होते हैं जिसके माध्यम से ये क्या कर लेते हैं? अपना जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। आर्थिक जीवन की बात करेंगे। आर्थिक जीवन, देखिए इनका जीवन किस पे निर्भर करता है? इनका जीवन करता है कृषि पर निर्भर। कृषि यहाँ 2 प्रकार की जाती है, एक है दीपा और दूसरी है पांडा। एक है दीपा और दूसरी है पेंडा।
जंगलों को साफ करके जो खेती की जाती है दीपा, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो वन पाए जाते हैं उनको जो साफ करके की जाती है उसको बोलते हैं पेंडा। दोनों कृषि का ही प्रारूप है, स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो समतल भाग पर वन होते हैं उनको जलाकर खेती के लिए साफ किया जाता है, लेकिन जो पेंडा होता है उसमें पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसके वनों को साफ करके क्या किया जाता है, समतल भूमि बनाई जाती है या वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेंडा कहते हैं। देखिए होता क्या है, ये लोग आर्थिक जीवन की अगर बात करें, इनका जो मुख्य व्यवसाय है झूम कृषि है। झूम कृषि इसलिए बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, इनको यहाँ झूमिंग या झूम कृषि बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही ये इस भूमि पर खेती करते हैं रासायनिक उर्वरक, खाद वगैरह किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। 4 या 5 साल बाद भूमि जो होती है उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, किसी अन्य जगह चले जाते हैं, वहाँ पर उसी प्रकार से खेती करना प्रारंभ करते हैं और 4-5 साल बाद वापस पहले वाली जगह पर आ जाते हैं। उस समय तक उस क्षेत्र की जो या मिट्टी है उसका उपजाऊपन वापस से बढ़ जाता है। कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ उगाते हैं, उनको ये लोग साफ करके वापस से खेती के योग्य बना लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, और कुछ मात्रा में ये लोग इन लोगों के जो गांव हो उसमें खनिज संपदा के भंडार पाए जाते हैं। कुछ लोग खनिज उत्पादन का कार्य भी करते हैं, और दूसरा खानों में खुदाई का काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, टोकरी रस्सी बनाना, जो भी इनको काम मिल जाता है आसानी से, उन सभी कार्यों को ये लोग आसानी से कर लेते हैं। अब बात आती है कि इनकी मुख्य आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कृषि करना, दूसरा मछली पालन, तीसरा वनों से जो भी उपज प्राप्त होती है उसको एकत्रित करना, और नेक्स्ट है पशुचारण करना। 4 प्रकार के काम ये करते हैं। फर्स्ट क्या है, खेती करना, दूसरा मछली पालना, तीसरा क्या था, तीसरा क्या है इसमें, तीसरा क्या था, वनों से उपज एकत्रित करना, और लास्ट था पशुओं को पशुचारण करना। फर्स्ट बात करते हैं, इनकी जो कृषि की जाती है वो 2 प्रकार की कृषि होती है। फर्स्ट है दीपा, दूसरी है पेंडा। दीपा कृषि की बात करें, जो जंगली जनजातियां होती हैं अभी तक वास्तव में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती हैं। जो जंगली जातियां हैं वो आज भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रही हैं, इसी कारण इस प्रकार की कृषि वर्तमान समय में भी वो लोग करते हैं। रीजन आता है कि जंगली जानवरों से जंगलों से जो भी लकड़ी, कंदमूल, फल, जड़ी बूटी इकट्ठे करते हैं वो इनके जीवन निर्वाह के लिए काम में आती है। और ये लोग जैसे ही भूमि को साफ करते हैं, फर्स्ट वाली की बात करें, भूमि को साफ करते हैं, उस पर खेती करते हैं, जैसे ही भूमि पर फसल का उत्पादन कम होता है उस ज़मीन को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, वहाँ पर वापस से जंगलों को काटते हैं, जंगलों को जलाते हैं, साफ करते हैं, और कस्सी के माध्यम से बीज को बोने का, फावड़े के माध्यम से बीज को बोने का कार्य करते हैं। कहीं कहीं पर हल के माध्यम से भी बीज को बोया जाता है। अब बात आती है, ये लोग जो हैं जंगलों को आग लगाकर जंगलों को साफ करते हैं। आग लगा देते हैं, उसके बाद उसको इकट्ठा कर देते हैं और मिट्टी को खोदकर उनको निकाल देते हैं। उसके बाद फसल का उत्पादन किया जाता है। फसल बोने के लिए भी इनके पास कोई विशेष उपकरण नहीं होते हैं, फावड़े से खोदकर बीज को बोते हैं, और दूसरा या कहीं कहीं पर हल के माध्यम से भी ये बीज बोने का कार्य करते हैं। कृषि करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि देवी माता तथा जंगल के अन्य जो देवी देवता हैं उनको पशुओं की बलि दी जाती है। जैसे ये लोग कृषि कार्य करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जो देवी माँ है, देवी माता है, या जो जंगलों की इनकी जो देवी है उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग पशुओं की बलि देते हैं। दूसरी कृषि कौन सी है, पेंडा कृषि। ये दोनों स्थानांतरण कृषि के ही रूप हैं। ये जंगली क्षेत्र में की जाती है, कह सकते हैं कि समतल वनीय क्षेत्र में, और ये पर्वत वाले ढालों पर। जो पहाड़ी भाग हैं उसके ढालों पर जहाँ वन खड़े रहते हैं उन वनों को क्या किया जाती है, वहाँ पर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं पेंडा कृषि। यहाँ पर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं पेंडा कृषि। सीढ़ीदार क्या बनाए जाते हैं, खेत बनाए जाते हैं, जिस पर क्या की जाती है, पेंडा कृषि की जाती है। पेंडा और दीपा में दोनों में एक समानता है कि प्रत्येक फसल को उगाने के बाद भूमि को 2 या 3 वर्ष के लिए क्या छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उस पर वापस से फसल का उत्पादन किया जाता है। दोनों में सिर्फ एक समानता है, क्या है कि 2 या 3 वर्ष के लिए दोनों भूमियों को क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, उसके बाद से वापस से उस पर फसल का उत्पादन किया जाता है। जिससे क्या होती है, जंगली घास या झाड़ियाँ वापस से उग जाते हैं, उसको वापस से साफ कर देते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं। और अब 3 या 4 साल बाद उस मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसमें वापस से क्या आ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, और उस पर फसल का उत्पादन करते हैं। दूसरी हम कहें, ये लोग क्या करते हैं, जो ऊंचे ढाल होते हैं वहाँ पर जो छोटी छोटी नहरें काट कर नीचे खेतों में लाई जाती हैं, उन ढालों से
और लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे भी काट के लाए जाते हैं और उन लट्ठों को नीचे लगा दिया जाता है ताकि जो जल आए वो मिट्टी के साथ वहाँ पर रुक सके। या दूसरा हम कह सकते हैं कि वो नीचे लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे लगा दिए जाते हैं, जैसे ही जल बहकर आएगा मिट्टी के साथ उस मिट्टी में नमी की मात्रा को वह वहाँ पर बनाए रखता है। कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्र है लेकिन वर्तमान समय में भी अगर मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखती है, क्योंकि जब तक मिट्टी में आर्द्रता रहेगी फसल का उत्पादन हो सकता है, अगर मिट्टी में आर्द्रता नहीं रहेगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। तो यह विधि मानव द्वारा वातावरण समायोजन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण क्या करती है, पेश करती है, और जिसे मनुष्य ने काफ़ी एक लंबे अनुभव के बाद उसको सीखा है। बात करते हैं पशुपालन की। ये लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करने के साथ साथ जो पशु होते हैं वो इनके कृषि कार्य में सहायक होते हैं और पशुपालन का कार्य भी करते हैं। गाय या भैंस पालते हैं, दूसरे कृषकों को बेचते हैं। और जो रावत लोग होते हैं उनको पवित्र माना जाता है, दूध दही बेचने का कार्य करते हैं और जितनी भी सामग्री होती है उनसे लोग सामग्री खरीद लेते हैं। नहीं, इन लोगों के छुआछूत भी चलता है, लेकिन जो रावत हैं इसमें उनको पवित्र माना जाता है, उनसे हर व्यक्ति दूध दही खरीद लेते हैं। ये लोग शहर में जाकर भी दूध दही बेचने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि जो रावत लोग हैं वो कृषि कार्य नहीं करते हैं, दूध दही बेचने का कार्य करते हैं और जिसके बदले उनको अनाज तथा अन्य दूसरी वस्तुएं मिल जाती हैं। कुछ लोग कस्बों में जाकर भी क्या करते हैं, दूध दही बेचने का कार्य करते हैं। और दूसरी बात कहीं, जो रावत है उनका जो मुख्य उद्यम है, या हम कह सकते हैं जो गोंड है उनका जो मुख्य उद्यम है वो क्या है, कृषि करना और लकड़ी काटना उनका मुख्य कार्य है। इसमें कुछ जो जनजातियां हैं मत्स्य पालन का कार्य भी करती हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में करती हैं। बस्तर की जो जितनी भी जनजातियां हैं बस्तर क्षेत्र की, बस्तर का जो पठार है वहाँ पर जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं वो सब क्या करती हैं, मछली पालन का कार्य करती हैं। एक है कुरुख वर्ग। कुरुख वर्ग वो क्या करता है, जो कुरुख वर्ग है वो मत्स्य पालन को उसने अपना स्थायी पेशा बना लिया है। मुख्य रूप से एक ही कार्य करता है, वो मछली पालन का कार्य करता है। ये लोग कृषि नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने अपना जो स्थायी पेशा है वो क्या बना लिया, मछली पालन बना लिया, इसलिए ये लोग कृषि नहीं करते हैं। और बात करते हैं उद्योग की, अगर हम बात करें कि गोंड जो लोग हैं उसमें बहुत से लोग कुटीर उद्योग व्यवसाय में संलग्न हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि औजार बनाते हैं। प्रत्येक 2 या 3 गांव का क्या होता है, एक लोहार होता है जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों का निर्माण करता है, कृषि उपकरणों का निर्माण करता है। और इसमें अगर बात करें कि ये जो जनजाति होती है, इन लोगों में लोहार जनजाति कोई अलग से नहीं होती है। इन्हीं लोगों में से क्या करते हैं, जो गोंड होते हैं वो लोहार का कार्य करते हैं, लेकिन वह जो कार्य होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जो परिवार लोहार का कार्य करता है उसके आगे आने वाली संतानें भी किसका कार्य करती हैं, लोहार का ही कार्य करती हैं। आंध्र प्रदेश का एक गंजाम जिला, विशाखापट्टनम जिला, वहाँ के बहुत से जो गोंड हैं वो छोटे कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। और दूसरी बात करें, जैसे आरसी वर्ग के जो लोग हैं, हम कह सकते हैं कि हाथ करधा से कपड़े बनाने का कार्य करते हैं। और कुंदाल वर्ग के जो लोग हैं टोकरियां बनाते हैं। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इन लघु उद्योगों से भी जुड़े हुए हैं। और लास्ट हम बात करेंगे वर्तमान शिक्षा का प्रभाव। देखिए क्या है, वैसे तो जो गोंड जनजाति है इनका जो जीवन है जटिलताओं से भरपूर है। कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। भूमि अनुपजाऊ है, पठारी भूमि है और वन संपदा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और हम कह सकते हैं कि अब वर्तमान समय में उस पर इन लोगों का अधिकार भी नहीं रहा है। वन्य जीवन की अगर हम बात करें, जीवन यापन के साधनों का इन लोगों के पास अभाव पाया जाता है। कठोर परिश्रम के बाद भी ये लोग 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते हैं। तो इतनी अधिक समस्या इन लोगों के सामने है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कोयला, लोहा, अयस्क, मैग्नीज जितने भी हैं, या आपका भिलाई क्या है, इस्पात केंद्र, उन केंद्रों में ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। आजकल ये लोग धीरे धीरे शहरों की ओर स्थानांतरित करने लगे हैं। वहाँ पर इनको जो भी कार्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है ये लोग उसमें कार्य करते हैं। औद्योगिक नगरों में भी ये लोग लगे हुए हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। और दूसरी बात करें, निर्माण केंद्रों के समीप इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसा ली हैं। अस्पताल है, स्कूल है, बाजार है, उन सभी की सुविधा इनको प्राप्त है। कह सकते हैं
कि यातायात के साधन विकसित होने के कारण ये लोग कहाँ क्या आ गए, नगरों के संपर्क में आ गए, और नगरों के संपर्क में आने से इनका जीवन किस प्रकार से इनका जीवन सुखी हो गया, क्योंकि इनके वर्तमान समय में ये लोग यातायात के साधनों के माध्यम से नगरों तक पहुंच जाते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में ये लोग भाग लेते हैं। जिस प्रकार का कार्य इन लोगों को आता है उसी प्रकार के कार्य ये लोग शहर में जाकर कर लेते हैं। खनन उद्योग, खनिज उद्योग, मैग्नीज लोहा इस्क या भिलाई इस्पात संयंत्र, जिस प्रकार के भी कार्य इनको आते हैं, धीरे धीरे ये उन कार्यों में संलग्न होते जा रहे हैं और ये लोग शहरों में निवास करने लगे, जिसके कारण आज वर्तमान समय में ये लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये था हमारा गौड़ जनजाति। नेक्स्ट में हम भील जनजाति के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की बात करें क्वेश्चन नंबर 1, देवार क्या है। सही है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे देवार क्या है। सेकंड हम बात करेंगे कि जो कुरुख वर्ग है वो कौन सा कार्य करता है। सही है, खेती नहीं करता है, ये मैंने बताया था कौन सा कार्य करता है, खेती क्यों नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने अपना एक स्थायी धंधा ढूंढ लिया है। वो बताएंगे आप मुझे कौन सा कार्य करते हैं ये लोग। और मैंने आपको बताया था रंग भंग। सही है, ये रंग भंग क्या है इसके बारे में बताएंगे। जो 3 क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।